क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 34, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप सभी साथियों के एग्जाम में जरूर सहायक होंगे, तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी, वंशानुगत विशेषताओं के साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन सी, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन डी, वंशानुगत विशेषता पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो हमारा पर्यावरणीय हमारा जो विकास होता है साथियों, विकास में यदि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वंशानुगत जो कारक होते हैं, हमारे आनुवंशिकता तथा जो पर्यावरण होता है, दोनों का अध्ययन करना होता है साथियों। जो दोनों की पारस्परिक जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन करना होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल पर्यावरणीय कारकों पर विचार करके हम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, केवल वंशानुगत कारकों को ही हम अध्ययन नहीं करते। साथ ही जो वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ हमें पर्यावरणीय कारकों का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि जो वंशानुक्रम होते हैं वो तो अपने माता पिता या जो अन्य पूर्वज होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले गुण होते हैं, और जो इस आधार में जो विभिन्नता दिखाई देती है हमें। इस प्रकार से पर्यावरण जो होता है साथियों, पर्यावरण में वातावरण का प्रदान रहता है जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता विकसित होती है अपने आप। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ हमें पर्यावरणीय कारक और उनकी जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है उन पर विचार करना होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सभी बच्चों में पेशीय विकास हो। साथियों यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, आप सभी साथी ध्यान रखें। सभी बच्चों में पेशीय विकास हो, पेशीय विकास की बात की गई है साथियों। और भाषा का विकास एक निश्चित अनुक्रम का पालन करता है। इसका एक उदाहरण है ऑप्शन ए, परस्पर संदर्भ का सिद्धांत। ऑप्शन बी, एकरूप पैटर्न का सिद्धांत। ऑप्शन सी, बातचीत का सिद्धांत। ऑप्शन डी, एकीकरण का सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकरूप पैटर्न का सिद्धांत। साथियों जो विकास होता है वो एक समान दर से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि ये क्या करता है, व्यक्ति में अंतर दिखाता है। लेकिन विकास का एक समान रूप से एक अनुक्रम या पैटर्न होता है जिसको फॉलो करता है। अर्थात कुछ प्रजातियों में जो विकास होता है वो एक समान होता है। सभी बच्चों में जो कौशल स्किल विकास होता है, जो मोटर विकास होता है, पेशीय विकास और भाषा का विकास एक निश्चित अनुक्रम, निश्चित पैटर्न का पालन करता है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार अंतिम चरणों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, व्यवहार को याद करना। ऑप्शन बी, स्मृति को क्रिया में बदलना। ऑप्शन सी, अनुकरणित व्यवहार का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन डी, व्यवहार पर ध्यान देना और उस पर विचार करना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो शिक्षण अधिगम का सामाजिक जो शिक्षण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों? अल्बर्ट बंडूरा महोदय से प्रश्न लिया गया है। और साथियों अल्बर्ट बंडूरा का जो अंतिम चरण था वो था किसी अनुकरणित जो व्यवहार होता है उसको सुदृढ़ीकरण करना, अर्थात मोटिवेशन देना या फिर पुनर्बलन देना। आपको कोई सा भी शब्द देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर अभिप्रेरणा भी देखने को मिल सकती है, प्रोत्साहन। अनुकरणित व्यवहार को सुदृढ़, किसी भी व्यवहार को बल प्रदान करने के लिए हम उसको सुदृढ़ीकरण, मजबूत करने के लिए कुछ प्रोत्साहन के रूप में, कुछ पुनर्बलन के रूप में देते हैं। तो आपको पुनर्बलन भी देखने को मिल सकता है और मोटिवेशन भी देखने को मिल सकता है। जिन भी साथियों ने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कक्षा नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और साथियों जो पहला चरण था इसका वो था ध्यान देना, अटेंशन। आप सभी साथी ध्यान रखिए, इन्होंने 4 चरण बताए थे। आप इन चरणों को जानने के लिए हमारी क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर।
चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, समस्या को खंड से प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पर जो लाइन है वो कटी हुई है साथियों, सत्य नहीं है। आपको प्रश्न इस प्रकार से पढ़ना है, ये जो कथन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा कथन है जो अंतर्दृष्टि के बारे में सत्य नहीं है? आप सभी साथी ध्यान रखें, कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक बात बता दूं साथियों आपको, अंतर्दृष्टि जो होती है बिल्कुल अचानक पैदा होती है, बिल्कुल सत्य कथन है अंतर्दृष्टि के बारे में। ऑप्शन जो बी है हमारा, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। बिल्कुल साथियों, जैसा बालक प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसा वस्तु को देखता है, वो उसी पर निर्भर करती है साथियों। अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है कब? जब व्यक्ति जो परिस्थितियों के जो विभिन्न अंग होते हैं, जो विषय वस्तु में जो संबंध देख लेता है, जो तत्वों में, तब जाके उत्पन्न होती है। साथियों जो समस्या को खंड से प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि अंतर्दृष्टि जो है हमारा गेस्टल्टवादी, वो किसी भी समस्या को अलग अलग करके नहीं देखता। वो किसी भी विषय वस्तु को किस में देखने की बात करता है? समग्र रूप में बात करने की। यहाँ पर टुकड़ों की बात के खंड से, जो कि गलत है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि के बारे में यह कथन सत्य नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए, उपलब्धि प्रेरक। ऑप्शन बी, आक्रोश प्रेरक। ऑप्शन सी, शक्ति प्रेरक। ऑप्शन डी, अनुमोदन प्रेरक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो प्रश्न है वो अभिप्रेरणा के से संबंधित है, अभिप्रेरकों से। आप सभी साथी बताएं, इनमें से कौन सा प्रेरक है जो सामाजिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को स्वीकृत करता है? एक बात बताऊं साथियों, सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने का मतलब है किसी के व्यवहार को सही या गलत ठहराना। एक प्रकार से किसी का भी जो व्यवहार होता है उसको सही या गलत ठहराना। इसमें जो प्रमुख रूप से 2 बड़े तत्व काम करते हैं, एक पुरस्कार और एक दंड। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुमोदन प्रेरक के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को सही या गलत ठहराया जाता है, अर्थात उसे सामाजिक दृष्टिकोण से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है साथियों, अनुमोदन प्रेरक। और जो कि साथियों चारों प्रेरक हैं वो हमारे अर्जित प्रेरकों से संबंधित। आप सभी साथी ध्यान रखें, अर्जित प्रेरक जिसे हम द्वितीयक प्रेरक कहते हैं। आज हम अभिप्रेरकों की कक्षा पढ़ने वाले हैं साथियों शाम को। आप सभी साथी जरूर आज अभिप्रेरकों की कक्षा देखना ना भूलें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा प्रतिपादित परीक्षण है। ऑप्शन ए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन सी, आर्मी अल्फा परीक्षण। ऑप्शन डी, चित्रांकन परीक्षण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण किया था वो कौन सा परीक्षण था? साथियों इस जलोटा का जो बुद्धि परीक्षण था साथियों किसकी मापन करता था? बुद्धि का मापन करता था, बुद्धि लब्धि का। आप सभी साथी ध्यान रखिए, बुद्धि से संबंधित है। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है, ये परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अधिगम। तो आप सभी साथी ध्यान रखिए, जलोटा का जो परीक्षण था वो बुद्धि लब्धि से संबंधित है। और ये जो साथियों अशाब्दिक बुद्धिक परीक्षण नहीं था, ये जो परीक्षण था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आप सभी साथी ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको 1951 में निर्मित किया गया था साथियों। और ये एक प्रकार से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, अशाब्दिक नहीं था। आप सभी साथी ध्यान रखें किस प्रकार का परीक्षण था, आप सभी से पूछा जा सकता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनशील होता है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। ऑप्शन सी, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन डी, बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, कौन सा कथन सही है सृजनात्मक और बुद्धि के लिए? आप सभी साथियों को बता दूं, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना अधिक ही सृजनशील होता है। ये बिल्कुल भी सही कथन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन सृजनशील होना एक अलग बात है साथियों। जरूरी नहीं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। बुद्धि परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता साथियों। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता एक अलग अलग चीज़ है, तो एक ही परीक्षण द्वारा कैसे मापन हो सकता है साथियों? ऑप्शन डी है हमारा, बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। बिल्कुल अंतर होता है साथियों, दोनों एक अलग अलग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बालक प्रतिभाशाली ही हो, बस इतना सा है कि औसत जो बुद्धि होती है हमारी
उससे अधिक होना चाहिए। औसत बुद्धि मानी गई हमारी 90 से लेकर 110 के बीच की। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर की एकाधिक बुद्धिमत्ता के विचारों के मुताबिक नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता, ऑप्शन बी स्कूल में सामान्य क्षमताओं की आवश्यकता है, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, क्या आंसर हो सकता है साथियों इस प्रश्न का? साथियों जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने क्या किया है, एक से अधिक बुद्धिमत्ता विचारों के मुताबिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होता है उसमें संख्यात्मक अभिव्यक्तियों के आधार पर या जो मानव बुद्धिमत्ता होती है और क्षमताओं को पूरी तरह से चित्रित नहीं किया जा सकता है एक बुद्धि में। इसलिए उन्होंने क्षमताओं को बुद्धि के रूप में एक 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है। आप सभी साथी ध्यान रखें, 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न है पिछले रेट में भी पूछा गया था। साथियों वो मानते हैं हार्वर्ड गार्डनर की प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है, सभी में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती है। तो हमारा राइट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए 3 से 18 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 से 22 वर्ष के लिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 18 वर्ष के लिए। एक बार सभी साथी ध्यान रखिए, आप सभी साथी कंफ्यूज हो रहे हैं 6 से 18 वर्ष क्यों बताया गया है। साथियों जो बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा जो अधिकार अधिनियम RTE 2009 उसकी धारा 3 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है, लेकिन वहां पर बिना विकलांगता वाले बच्चों की बात की गई है और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। और बिना विकलांग वाले जो बच्चे होते हैं उनके RTE के नियम में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 8 तक की वो 14 वर्ष तक की आयु है, लेकिन जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी जो बच्चों की आयु है वो 6 से 18 वर्ष है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंकुश शिक्षक रणनीति के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए यहाँ शिक्षक निष्क्रिय रहता है और छात्र सक्रिय है, ऑप्शन बी बच्चे और शिक्षक के बीच पारस्परिक संवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन सी शिक्षक को जानकारी स्पष्ट करने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन डी एक पारंपरिक और सामग्री केंद्रित रणनीति है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों निरंकुश शिक्षक रणनीति की बात की गई है, तानाशाही शिक्षक जो रणनीति होती है उसमें आप सभी साथियों को बता दूँ ऑटोक्रेटिक जो हमारी टीचिंग सिस्टम है उसके बारे में बात की गई है, जो कि साथियों जो ऑटोक्रेटिक होता है निरंकुश शिक्षक प्रणाली वो एक प्रकार से उसमें शिक्षक निष्क्रिय नहीं रहता साथियों, शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और ये जो होती है साथियों एक प्रकार से पारंपरिक और सामग्री केंद्रित रणनीति है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो रणनीति है हमारी निरंकुश शिक्षक रणनीति ऑटोक्रेटिक, ये क्या करती है, कक्षा के जो माहौल की जो स्थिति होती है कक्षा के माहौल और स्थिति पर आधारित होती है। ये यहाँ छात्र निष्क्रिय रहता है और शिक्षक सक्रिय रहता है। ये जो निरंकुश शिक्षक रणनीति है वो एक प्रकार से यह बताती है कि शिक्षकों के लिए कि बच्चों के सामने में क्या सामग्री पेश करे, कैसे प्रस्तुत करे। उदाहरणार्थ हम कुछ प्रमुख विधियों के नाम ले, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। ये जो विधियाँ हैं ये क्या है, निरंकुश शिक्षक प्रणाली, इसमें शिक्षक सक्रिय रहते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी साथियों का। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। धन्यवाद साथियों।